गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना 7th लेक्चर। तो बहुत ध्यान से, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लेक्चर 1 से लेकर 6 तक आप पढ़ेंगे और उसके कंटिन्यूएशन में ही आप इसको देखेंगे। हम लोग अगर इन लेक्चर्स को देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और देख रहे हैं, आपको पेन पेपर लेकर के बैठना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा था, बट उसके बाद प्लैंक साहब आए और उन्होंने क्या कहा वो हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। पहले आप कुछ फेनोमेनन का कैटेगराइजेशन करिए। जो भी फेनोमेनन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, एक्चुअल में चैप्टर थोड़ा सा फिजिक्स को कहीं ना कहीं टच करता रहता है। तो और मजे की बात है, मैथमेटिक्स चीजों को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद कर देता है। तो अगर फेनोमेनन की बात करें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि फेनोमेनन which can be explained explained on the basis of particle nature। आपने कहा कि सर अच्छी बात है। और दूसरी बात कि फेनोमेनन which can be explained on the basis of wave nature। आपने कहा ये भी ठीक बात है। तो अब जरा बहुत ही प्यार से मुझे बताइए कि जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल स्पेक्ट्रा है, वो क्या है, उसको हमने क्या कंसीडर किया। तो आपने कहा सर उसको तो आपने एक वेव कंसीडर किया है। अच्छा सर, लेकिन अगर हम सिर्फ वेव कंसीडर करते तो इन फेनोमेनन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते जो मैं आगे लिखने वाला हूं। पहले उनको समझिए जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमने क्लास 10th में पढ़ा है रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन। आपने कहा ठीक बात है। हमने पढ़ा है डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हमने पढ़ा है इंटरफेरेंस। तो आपने कहा सर बात तो बहुत ही अच्छी आप कर रहे हैं कि इन चारों फेनोमेनन को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी आप समझ रहे हैं कि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो विजिबल लाइट है। आप याद करिए, इट में बी डिफाइंड एज द प्रोपेगेशन ऑफ photon particles. It propagates from one place to another in the form of packets of data. These data packets are called quanta and the phenomena is called quantization of light। आपने कहा सर ठीक है। तो ये सारे फेनोमेनन तो एक्सप्लेन हो गए। अब जरा मेरा कहा हुआ एक एक्टिविटी आप सोच के देखें, या तो घर में या तो करके देखें। सारे लाइट्स को ऑफ कर दें और एक किसी भी बकेट के अंदर एक बकेट ले लें आप, और इस बकेट के अंदर आप पानी डाल दें। ठीक है। और ऊपर में ये जो है ये है आपका सीलिंग, जो आपके घर की छत है, ये छत है। अच्छा सर, और आप यहां से किसी टॉर्च से पूरा रूम अंधेरा करके लाइट को ऐसे यहां पर डाल लें तो आपको दो फेनोमेनन दिखेगा। क्या सर? एक तो इसका जो तली है, ये तली भी आपको विजिबल होगा, और एट द सेम टाइम छत में एक इस प्रकार का गोल जैसा बकेट है, उतना ही यहाँ पर एक चमकता हुआ गोला दिखेगा। आपने कहा सर बात तो ठीक है। तो सर अगर ये छत वाला पार्ट विजिबल हो रहा है, इसका मतलब ये बेंड कर रहा है, और बेंड करना किसका गुण होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो आप कहेंगे सर बेंड करना इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। बट व्हाई वी आर एबल टू सी द बॉटम ऑफ द बकेट? वी आर एबल टू सी द बॉटम ऑफ द बकेट बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। ये स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल किया और बेंड भी हुआ। बेंड होना वेव का गुण है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना इज द गुण ऑफ अ पार्टिकल। आपने कहा सर बढ़िया बात है, ये सबसे सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हम देख सके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। वो एक वेव की तरह भी काम कर सकता है और एक पार्टिकल की तरह भी काम कर सकता है। इसी बात को मैक्स प्लैंक ने हमको समझाया कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी considered in both ways. This is called the dual nature of electromagnetic radiation. We are establishing now the dual nature of electromagnetic radiation. उनके अंदर दो तरह के गुण हैं, वो एक वेव भी हैं और एक पार्टिकल भी हैं। कुछ ऐसे फिनोमेनन हैं जो आप वेव के आधार पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, किया भी है हमने 10th में, लेकिन आगे ये जो पार्टिकल्स के आधार पे एक्सप्लेन किया जाने वाला फिनोमेनन है वो अब मैं लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट फेनोमेनन है, आपने सुना होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आप वेव मान करके इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्यों, कैसे, बताऊंगा। सेकेंड फेनोमिनन है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये 12th में आपको फिजिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे, बट मैं थोड़ा सा इस पर लाइट डालूंगा, अच्छा खासा डाल दूंगा, एक्चुअली समझाने का सारा काम यहां में कर दूंगा आपको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। थर्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक एटम का स्पेक्ट्रा अलग अलग रीजन में या अलग अलग कलर, क्यों, आपकी भाषा में कहूं अलग अलग वेवलेंथ क्यों छोड़ता है, एक ही गैस है वो हीट करने पर अलग अलग कैटेगरी का वेवलेंथ क्यों छोड़ता है। वेवलेंथ का मतलब कलर, मतलब चमकाते जाओगे, ज्यादा हीट करते जाओगे, अलग अलग कलर की चमक वो बिखेरता जाएगा, ऐसा क्यों। और फोर्थ, वेरिंग हीट कैपेसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, वेरिंग हीट, ये सबसे समझना आसान है, कैपेसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये क्या बात हुई सर, मतलब कि अलग अलग टेम्परेचर पर किसी वस्तु में उष्मा को धारण करने की क्षमता, हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, बट धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी एक बात समझना था कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दूसरे पहलू को जानने वाले हैं। एक तो वेव नेचर पता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोपेगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये अलग बात है कि दीज वेव्स आर again constituted by the discrete units, that's why we can say electromagnetic waves are quantized, ये अलग मैटर है। बट क्या वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को शो करते हैं सर? देखिए अगर यहां पर ये सारे फेनोमेनन को समझना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिए, आगे बढ़ रहा हूं, और आज का लेक्चर एकदम समझिए कि माइल ब्रेकिंग है, इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही, खास तौर से इस टॉपिक फर्स्ट और थर्ड। और यहां पर ध्यान दीजिए क्रोनोलॉजी में कि फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, और बीच में घुसाना पड़ेगा हमको, क्या बीच में हमको लाना पड़ेगा बोर्ड्स मॉडल, क्योंकि बिना बोर्ड्स मॉडल पढ़े आप एटॉमिक स्पेक्ट्रा को नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे सब बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप एक भी लेक्चर मिस ना करें, एक भी लेक्चर मिस आप नहीं करें, और आपके पास ये जुगाड़ है कि आप मुझे कहीं भी पॉज कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत है टेक्नोलॉजी की, तो आप कहीं भी पॉज करिए, अच्छी बात है। चलिए सर ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देख सकते हैं। तो आपको जो बकेट है उसका बॉटम भी दिखेगा, और आपको छत पर उसका एक प्रतिबिंब भी दिखेगा, ठीक है, एक चमकीला सा गोला, तो वो बेंड भी कर रहा है और सामने स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं इट इज शोइंग बोथ नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो हम लोग यहाँ पर यही पॉइंट लिख रहे हैं, इसका हेडिंग ही है एस्टेब्लिशिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, विजिबल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि दिस फेनोमेनन वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज। तो आपने कहा कि सर हेनरिक हर्ट्ज ने क्या बोला था, देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। ही टोल्ड as soon as an incidenting radiation start falling on a metal surface, the electron will start ejecting। तो आपने कहा सर बात तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत बढ़िया बात है कि सर एक मेटल का सरफेस है, और इस मेटल के सरफेस पर जैसे ही फोटोन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू आता जाएगा, ऐसे हजारों फोटोन यहाँ पर आएंगे, और सारे फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी सर, एच न्यू। और जैसे ही ये मेटल सरफेस पे हिट करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक डायरेक्शन में मोबिलाइज हो जाएंगे। तो ये जो आपको निकलता हुआ दिख रहा है, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सर, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। और इन्होंने जो मेटल का सरफेस लिया था, मेटल सरफेस चोजन, बहुत ध्यान से देखिएगा, चोजन वाज पोटेशियम और सीजियम, मतलब कि एक्टिव मेटल, वेरी एक्टिव मेटल का इन्होंने सरफेस लिया। तो उस पर तो हमने विजिबल लाइट से भी स्ट्राइक कराया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और मोबिलाइज हो गए। इनको बहुत अच्छा
माहौल मिल गया कि भैया बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, एकदम इन्होंने कुछ नया खोज दिया कि मेटल के सरफेस पे आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा रहे हो। याद रखना, अगर वेपर फेज में, ये बहुत जरूरी बात है समझनी, अगर वेपर फेज में आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते हो तो वो आयोनाइजेशन कहलाता है। लेकिन किसी सॉलिड मेटल के सरफेस से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते हो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम एंड फेच इट टू इंफिनिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए तो थोड़ी सी दूरी भी, नैनोमीटर में दूरी भी इंफिनिटी है, क्योंकि खुद एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं है, बहुत ही छोटा है। बहुत सारी बातें बता चुका हूं। खैर, तो पोटेशियम और सीजियम के सरफेस पे आपने क्या किया कि इंसिडेंटिंग रेडिएशन को हिट कराया और इलेक्ट्रॉन निकल गए। लेकिन इसी समय मान लीजिए कि कोई दूसरा साइंटिस्ट अगर टंगस्टन का सरफेस ले लेगा, अगर आप याद करिए टंगस्टन W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टंगस्टन के सरफेस पे जब यही काम कराया गया H तो यहां पर नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा, नो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमको पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि आप तो हर बार कह रहे हैं कि डायमेंशनलेस है। तो इसको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के साथ कराया जाता है बच्चों। इसको बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वार्च ग्लास लगा दिया जाता है, कुछ इस तरीके का क्वार्च विंडो बोलते हैं। यहाँ से क्वार्च विंडो क्या करता है कि फोटोन को बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करता। यहाँ पर आप एक प्लेट लगाते हैं और इस प्लेट पर इस तरह से, इस विंडो से फोटोन आके इंसिडेंट करते हैं, और यहाँ पर इसको आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक डिवाइस जिसको आप अमीटर कहते हैं, अमीटर। तो अमीटर क्या है, करंट जैसे इसके थ्रू फ्लो करेगा ये डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव है, तो इसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये अपना क्या है सर, ये अपना है एनोड, और ये क्या है अपना कैथोड। तो आपने कहा कि सर बात तो सही कह रहे हैं आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पे हम लोग निगेटिव चार्ज खुद से कनेक्ट करना है तो निगेटिव टर्मिनल से कर दिया, तो उस पे निगेटिव चार्ज है थोड़ा सा। ये वो वाला केस नहीं है कि 10,000 वोल्ट का आपने बैटरी लगा दिया, नहीं नहीं भाई, यहाँ क्यों लगा रहे हैं वो समझिए आप। तो यहाँ जैसे ही मेटल इसको जो HNO स्ट्राइक करेगा फोटोन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और चूंकि ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और यहाँ से बहते हुए जब इस अमीटर से गुजरेंगे तो ये आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो जहां से एनोड कैथोड से अच्छा है कि आप इसको ऐसा समझिए कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसको हम कहते हैं एमीटर प्लेट, एमिट कर रहा है ना, तो एमीटर प्लेट। और ये जो सेकंड वाला प्लेट है ऑब्वियसली नाम इसका क्या हो जाएगा, रिसीवर प्लेट। एक ने एमिट किया और दूसरे ने इसको रिसीव कर लिया, तो इस तरह का सेटअप है। लेकिन मान लीजिए कि हम इसी सेटअप में पोटेशियम टंगस्टन, पोटेशियम या सीजियम किसने लगाया था, हेनरिक हर्ट्ज ने, और उन्होंने कहा एज सुन एज द इंसिडेंटिंग रेडिएशन विल स्टार्ट फॉलिंग ओवर द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट इजेक्टिंग। लेकिन अगर हम टंगस्टन का सरफेस यहाँ लगाएं तो आपको इसमें कोई करंट नहीं दिखेगा। रेदर मैं आपको यह समझा दूं कि अगर आप एक टंगस्टन का सरफेस लें और इसके ऊपर आप HNO का नहीं बल्कि आप इसके ऊपर कैथोड रे पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट करें, याद करिए कैथोड रे पार्टिकल्स जो एनालोगस टू इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ढेर सारा जब पार्टिकल यहाँ पर आप हिट करेंगे तो बहुत देर तक ये बेचारा कुछ सो ही नहीं करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके कोर से बंधा होता है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जबकि जो एक्टिव मेटल है वो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल को फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है कि सरफेस पर आप जब देखेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी करा करके तो 4-4 एटम इस तरह से एक साथ होंगे मेटल के, और इन चारों का इलेक्ट्रॉन एक समान जगह पर आकर के यहाँ पर एक समंदर बना चुका होगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए ये सब अवेलेबल रहते हैं, रेडी टू गो। ये सब एकदम आकर के बैठे हुए हैं बीच में, जैसे ही आपने इस मेटल प्लेट के दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड हेंस दे आर कंस्टिट्यूटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कंडक्टर्स। हम लोग इसको क्या कहते हैं भैया, कंडक्टर है मेटल। लेकिन हर मेटल ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी मेटल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन आर बाइंडेड टू द कोर, जैसे नॉन मेटल के अंदर होता है कि इलेक्ट्रॉन कोर से बंधे हुए होते हैं, सरफेस पे अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए टंगस्टन जैसे मेटल में जहां इलेक्ट्रॉन आर मोर बाइंडेड टू द कोर, आप इसको कैथोड रे से एनर्जी देते रहेंगे, थोड़ी देर बाद ये हीट अप हो जाएगा और यहां से एक अननोन रे निकलता है जिसको एक्स रे कहा था रोएंटेजेन ने, रोएंटेजेन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको खोजा था। तो वह ये तो कुछ अलग ही फेनोमेना हो गया।
लेकिन आप ये बताइए, क्या हेनरिक हर्ट्ज की बात सही थी? आपने कहा सर नहीं सही थी, क्योंकि मेटल का प्लेट बदल दे रहे हैं तो काम खराब हो जा रहा है। चलिए, इसी कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया एक आदमी ने, जिसको एक समय दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेन वाला आदमी कहा जाता था, नाम था आइंस्टाइन, एंड फाइनली ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। उस समय बहुत पॉलिटिक्स था, आपको पता ही होगा, हिटलर का समय वगैरह वगैरह, उसमें नहीं जाते हैं, नहीं तो पढ़ाना पड़ेगा एक आध घंटा हमको उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो एक टुच्चा सा एक्सपेरिमेंट के लिए उनको मिल गया आइंस्टाइन को, लेकिन बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, बट उसके लिए उनको नहीं दिया गया था नोबेल पुरस्कार। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आते हैं कि पहले तो खोज किया हर्ट्ज ने, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिफाइनमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को रिफाइन किसने किया? तो आपने अभी भी नाम सुना है, आइंस्टाइन। इन्होंने क्या कहा देखिएगा, बस एक शब्द बदल दिया, व्हेन a radiation of when a radiation of suitable frequency, बस इतनी सी बात बदली और काम ठीक हो गया। when a radiation of suitable frequency will start falling on a metal surface, falling on a metal surface, the electron will start ejecting। जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन मेटल सरफेस को हिट करेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से इजेक्ट करेगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। दैट सुटेबल फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी which is essential, which is essential to remove an electron, remove an electron from the metal surface, from the metal surface is called threshold frequency। ध्यान रखिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू से नहीं, न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते हैं तो इसको न्यू नॉट से करते हैं। अच्छी बात है सर। एक और लाइन, इसी फ्रीक्वेंसी से द वेवलेंथ एसोसिएटेड, द वेवलेंथ associated with this frequency, with this frequency is called threshold wavelength, threshold wavelength। और फाइनली जिसको हम लेमडा नॉट कहेंगे, लेमडा के जगह न्यू नॉट के जगह क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट। अच्छा सर, आखिरी बात, क्योंकि आपको पता है कि सी बराबर लेमडा न्यू होगा, है ना, तो यहां पर अगर देखें तो सी बराबर लेमडा नॉट इंटू न्यू नॉट हो जाएगा। आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव। आपने कहा अच्छी बात है। आखिरी पॉइंट, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron from the metal surface, from the metal surface is called, again वही नाम, थ्रेशोल्ड एनर्जी। लेकिन अब इसके साथ एक और बात हो गई मेरे बच्चों, और वर्क फंक्शन, इसी को कहा जाता है, वर्क फंक्शन डिनोट किया जाता है फाई नॉट से या फाई से। किसी किसी किताब में फाई लिखा मिलेगा, फाई फाई फाई। चलिए, आपने कहा ठीक है, बढ़िया बात, बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या कहा कि किसी भी मेटल को आपको इजेक्ट कराना है तो आप यूं ही नहीं करा सकते हैं। आपको मेटल को इजेक्ट कराने के लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी का वहां पर वेवलेंथ भेजना पड़ेगा। मैं उसको समझाऊंगा, एक बार पहले भी समझाया था कि जो नेचर ने एटम को बनाया है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेचर के कर्ज में है भाई। जब तक आप उस कर्ज को चुकाओगे नहीं, उस एटम से बाहर आप जा नहीं सकते हो, एकदम बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो यहां चूंकि सॉलिड सरफेस से इजेक्शन की बात हो रही है, नॉट फ्रॉम द वेपर फेज, याद करिए, आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकलता है फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटॉमिक स्टेट से, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फेनोमेनॉन एंड आयोनाइजेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट फेनोमेनॉन। आपने कहा सर अच्छी बात है, जल्दी से आगे बढ़िए, जल्दी समझाइए और चीजों को। आपने कहा सर अच्छी बात है। चलिए, तो अब आइंस्टाइन साहब का दिमाग अगर आप देखें, बहुत ही प्यारा दिमाग था, और उन्होंने बहुत प्यारे दिमाग से बहुत प्यारे प्यारे काम भी किए। इतने प्यारे काम किए कि मैं क्या ही बता दूं आपको, फिर बता तो रहा ही हूं। चलिए, अब जरा देखिए, मैंने आपको समझाया अभी कि नेचर के एक
कर्ज में बंधा हुआ होता है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक सरफेस है, अगर ये मेटल का सरफेस, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तब तो कोई भी हल्का सा भी पार्टिकल आता और यहाँ पर हिट करता तो ये क्या होता, आगे बढ़ जाता, यहाँ पर पहुंच जाता। अब देखिए गौर से, अगर मेटल इस तरह के, अगर इलेक्ट्रॉन, ये जो गोला बना रहा हूं मैं, क्या है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अभी इलेक्ट्रॉन को समझाने के लिए आपको। अगर इस तरह के गड्ढे में अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है गड्ढे में, तो आप पार्टिकल से हिट करोगे तो ये गड्ढा इसको बाहर जाने से रोकेगा। अच्छा, और जोर से हिट करो, निकल जाएगा बाहर, जस्ट यहां पर बाहर निकल के बैठ जाएगा। और जोर से हिट किया अगर हमने, तो ये गड्ढा से निकलेगा और सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से मूव भी करना शुरू कर देगा। यू कैन फील अ बॉल ऑफ आयरन, एक आयरन का बॉल है, लोहे का बॉल है, आप उसको नॉर्मल प्लास्टिक के बॉल से हिट करोगे, क्या निकलेगा? कभी नहीं करेगा। यही तो दिक्कत थी कि हर्ट्ज ने बताया हमको, आइंस्टाइन ने बताया, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ हिट जब करोगे आप, तो लोहा का बॉल है तो उसको लोहे के बॉल से हिट करो, मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटोन से हिट करो, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के क्वांटा से हिट करो। और जब बिल्कुल ही कम वर्क फंक्शन है, तो जितना वर्क फंक्शन होगा जिस मेटल का, उतनी एनर्जी को अपने पास सोख के रख लेगा और बची हुई एनर्जी इसको दे देगा कि आप उस काइनेटिक एनर्जी से मूव कर जाओ। जैसे कोई आदमी खड़ा है, छोटा सा गड्ढे में खड़ा है, आप उसको ऐसे करके हल्के से धक्का दे दिए तो क्या होगा, वो बस गड्ढा से बाहर निकल जाएगा। और आपने उसको जोर से धक्का दे दिया तो बाहर भी निकलेगा और चल भी देगा। मानो कोई मूव नहीं करना चाहता, गड्ढा छोड़ दो, ऐसे एकदम पैर जमा के खड़ा है, आपने उसको धीरे से धक्का दिया तो बस हिलेगा अपने जगह से, मूव नहीं करेगा। और आपने जोर से दे दिया तो जगह से भी मूव कर जाएगा और थोड़ा दौड़ भी जाएगा। इसका मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है आपको जीवन में, जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन दिखे, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से देखना है, कब टोटल एनर्जी क्या होगी, ये किसकी एनर्जी होगी, इंसिडेंटिंग रेडिएशन की। वो विजिबल लाइट के केस में फोटोन हो सकता है, अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में क्वांटा हो सकता है। तो टोटल एनर्जी ये है रेडिएशन की बच्चों। ये जो फाई है ये क्या है सर, फाई है आपका वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इतनी एनर्जी तो सोख ली जाएगी मेटल के सरफेस को द्वारा, और दिस इज जो बची हुई एनर्जी है उसी के साथ वो मूव कर जाएगा। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आपने कहा ठीक बात है। इसका मतलब लेट द टोटल एनर्जी बी ई, हम मान लेते हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो इंसिडेंटिंग फोटोन की है ई। तो आपको पता है कि ई हो कि पी हो कि सी हो, एच न्यू के बराबर होगा। तो इसको हम अगेन लिख सकते हैं ई बराबर 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इंसिडेंटिंग रेडिएशन ई माइनस 5 जो कि है वर्क फंक्शन। और क्या लिख सकते हैं सर, तो ई को लिख सकते हैं एच न्यू और फाई को लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। याद करिए फाई क्या था, वर्क फंक्शन। इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा, इतनी इसको काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इतना इसका टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इसके डिफरेंस के बराबर होगा। आपने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब कि ये जो आप एनर्जी देख रहे हो यही क्या है, एच न्यू। यहां जो एनर्जी सोखी गई यहाँ पे गड्ढे में, वही क्या है, एच न्यू नॉट। और ये जिस एनर्जी के साथ मूव कर गया यही क्या है इसका, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल में से जितना सोख लिया गया उसको माइनस कर दीजिए तो बच जाएगी जो वही एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। आपने कहा अच्छी बात है सर। अगर हम आगे बढ़े और हमको कह दिया जाए कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड न्यू फ्रीक्वेंसी, तो आप देख लें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लिखें तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बच्चा आपने कहा यस सर। काइनेटिक एनर्जी को हम मानते हैं y, आपको न्यू को मानना है x, तो ये हो जाएगा mx और एच न्यू नॉट क्या बन जाएगा, माइनस सी। मतलब कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें y बराबर mx प्लस सी से, भले ही ये माइनस है मतलब प्लस माइनस सी है ऐसा समझिए। आपने कहा ठीक है, तो आप y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे इस एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी को। आपने कहा ठीक है सर। और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमको पक्का पता है। और ये निगेटिव y इंटरसेप्ट है, मतलब ये कुछ यहां से आकर के यहां पर कट करेगा। और ये जो पॉइंट है यही क्या है आपका, एच न्यू नॉट है, ये जो y इंटरसेप्ट है। आपने कहा अच्छी बात है। अब देखिए x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो आपको पता है कि एट x एक्सिस y जीरो हो जाता है। x एक्सिस पर y की कितनी वैल्यू होगी, जीरो। y एक्सिस पर x की कितनी वैल्यू होगी, जीरो। आपने कहा ठीक है, तो आप इसमें डाल दीजिए एट एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो y क्या था, y काइनेटिक एनर्जी को जीरो कीजिए तो क्या होगा, एच न्यू इज इक्वल माइनस
एच न्यू नॉट। इसका मतलब कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच से एच कैंसिल, न्यू बराबर क्या हो जाएगा न्यू नॉट। मतलब इस एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया था, तो ये जो पॉइंट है ये किसको दर्शा रहा है, न्यू नॉट। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नो सर। अच्छा सर, अगर मान लीजिए कि हमसे ये पूछा जाए, ये तो हमको समझ में आ गया, अगर मान लीजिए कि हमसे ये पूछा जाए, जो कि पूछा जा सकता है कि प्लॉट अ कर्व, इसी को लेमडा में कन्वर्ट कर दो सर, तो आप कहेंगे सर हमसे आप कुछ भी पूछो, हमसे आप कुछ भी पूछो, हम एक ही काम करेंगे। क्या करोगे सर? बोलेगा कि प्लॉट करिए काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/λ। तो आप कहेंगे कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सेम इक्वेशन, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी सोख लिया गया मेटल के सरफेस के द्वारा, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए, तभी वो गड्ढे से बाहर आ पाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो बची हुई एनर्जी है उससे मूव कर गया। आपने कहा ठीक है, तो यहां से फिर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि टी माइनस 5 हो जाएगा, तो एच न्यू टी की वैल्यू है टोटल एनर्जी की, एच न्यू नॉट 5 की वैल्यू वर्क फंक्शन की। आपने कहा ठीक है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कहूं तो एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा नॉट हो जाएगा। ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ये नॉर्मल वेवलेंथ है इंसिडेंटिंग रेडिएशन का। आपने कहा ये भी ठीक है। जब आप प्लॉट करेंगे, फिर से आप देखें अगर, तो इस एक्सिस पे हमने रखा है y बराबर एम एक्स और प्लस सी। अच्छा सर, मतलब 1/λ है, तो 1/λ इस बार x है अपना, तो h क्या हो जाएगा, एच सी क्या हो जाएगा, एच सी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द कर्व। आपको पता होगा शायद। खैर, अब यहाँ पर इस एक्सिस पे हमने डाली काइनेटिक एनर्जी और यहाँ से खींच दी, क्योंकि y इंटरसेप्ट फिर से इस बार क्या है, निगेटिव। तो ये जो इंटरसेप्ट है, यानी ये जो पॉइंट है, इसी की वैल्यू क्या है, एस सी बाई लेमडा नॉट। अच्छा, फिर x एक्सिस पे y जीरो होता है, आपने कहा बिल्कुल होता है, तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को जीरो करेंगे, एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा नॉट। तो एस सी से एस सी कैंसिल, 1/λ ही 1/λ नॉट है, यानी इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/λ नॉट के बराबर। इसका स्लोप कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, तो इसका स्लोप हो जाएगा, देखिए कितना था, एच सी। बहुत ध्यान से देखिए, एच सी, एच सी इज द स्लोप, क्योंकि 1/λ था अपना एक्स, तो एच सी स्लोप हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर स्लोप क्या है सर, यहाँ पर स्लोप है सिर्फ एच। देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो x है अपना न्यू, इसका मतलब स्लोप क्या है, h। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्यार से आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफाइनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये सारा दिमाग किसने दिया था भैया, ये सारा दिमाग हमारे आइंस्टाइन साहब ने दिया था। अब आइए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल जोन में चलते हैं, जहां पर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कष्ट भी हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ 3 केस पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज केस नंबर 1। केस नंबर 1 कहता है कि आपने इस तरह का एक सिस्टम बनाया था, हम यहीं पर एक प्लेट लगा रहे हैं और यहाँ पर ही एक क्वार्च विंडो दे दे रहे हैं। ठीक है, दिस इज आवर क्वार्च विंडो, ऐसे कुछ रहता है विंडो, और यहाँ से फोटॉन्स आकर के इस मेटल के प्लेट को हिट करेगा। ये एमीटर प्लेट है, इसके साथ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल और इसके साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया और बीच में आ गया अपना आमीटर। बड़ा सिंपल सा सेटअप है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा कि सर यहाँ से जैसे ही केस 1 में इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे, ये पॉजिटिव प्लेट इसको खींच लेगा। ये प्लेट पे निगेटिव चार्ज था, इस पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आया तो धीरे धीरे खींचता चला जाएगा। आपने कहा अच्छी बात है सर, बहुत ध्यान से देखिएगा। बट आफ्टर सम टाइम अगर हमने इसको एज सिंपल बैटरी रखा हुआ है, तो क्या होगा, एक इसके खींचने की एक पर्टिकुलर क्षमता होगी, इस पॉजिटिव प्लेट की एक पर्टिकुलर क्षमता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मंदिर के लाइन में होता है, अगर थोड़ी भी देर के लिए जल चढ़ाना स्लो हुआ देवघर में, थोड़ी भी देर के लिए जल चढ़ाना स्लो हुआ, तो क्या होता है, पीछे वाले धक्का मुक्की हो जाती है, पीछे में ना सब आपस में टकराने लगते हैं। तो यहाँ तो इंसिडेंटिंग फोटोन धमाधम एकदम मचा रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन इसके खींचने की क्षमता अगर बढ़ाएंगे नहीं हम, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहां पर एक चीज जमा होने लगेगा, जिसको कह रहे हैं आप स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज, आपने कहा अच्छी बात है सर, धक्का मुक्की होने लगेगी, क्योंकि इधर खिंचा के यहां से यहां जा ही नहीं रहा है उतना तेजी से, मैं तेजी की बात कर रहा हूं। अच्छा सर, ध्यान से सुनिए, केस 2 बहुत प्यार से देखिएगा कि अगर इस सेटअप को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, मेरे को समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट आप इस बात को फील करें कि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। यहाँ अगेन हमको एक क्वार्च विंडो बार बार क्या लगवा रहे हो, पर ठीक है लगा देता हूँ। अब यहाँ पर बैटरी को ऐसे रखा गया है,
यहाँ पर आमीटर है और यहाँ पर ऐसे कनेक्शन। अब हमने इस बैटरी के जगह एक रियोस्टेट लगा दिया है। आपने पढ़ा होगा रियोस्टेट के बारे में, ऐसा कुछ पिक्चर आपको कि कभी यहाँ इसको सेट कर सकते हैं, कभी यहाँ सेट कर सकते हैं। रियोस्टेट जो लोग नहीं जानते हैं एक बार जा करके देख लें। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल बैलेंस, सॉरी वेरिएबल रेसिस्टेंस। इसके अंदर ये क्षमता होती है कि ये इंडिविजुअल प्लेट को किसी के भी रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कर सकता है। आप ऐसे इसका जो दांत बने हुए हैं ना, टीथ, उस पर आगे पीछे करेंगे तो यहाँ रेसिस्टेंस को इस तरह से वेरी करेगा कि कभी ये प्लेट पहले से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कभी ये प्लेट इससे ज्यादा निगेटिव चार्ज भी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। आपके घर में जो फैन है ना, उसमें जिससे आप बढ़ाते हो स्पीड, दैट इज नथिंग बट रियोस्टेट। आपने कहा सर कुछ कुछ याद तो आ रहा है, रियोस्टेट क्लास 10th, आपने कहा अच्छी बात। केस 2 है, हमने नॉर्मल बैटरी नहीं रखा, रियोस्टेट लगा दिया। नाउ वी कैन वेरी द रेसिस्टेंस, हेंस वी कैन वेरी द चार्ज, है वी कैन वेरी द पोटेंशियल डिफरेंस। आपने कहा ठीक है। अब यहां पर केस 2 में, इसी केस 2 का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिवली चार्ज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है सर। आपने इसको ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कर दिया, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा खींचने लगेगा। उस मंदिर में पुजारी बोला गया सब भागो जल्दी से, तो भैया अच्छे से जो बाकी के लोग हैं देवघर में अच्छे से घुसने लगेंगे फिर से। अब सब बुलावा पकड़ के बैठे रहेगा, पीछे जाम लगा हुआ रहेगा, तो स्पेस चार्ज कम हो जाएगा। व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, द स्पेस चार्ज विल डिक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए थे ना, वो नए जो बन रहे थे, नए जो निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, उनको रोक रहे थे कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। इसी को बोलते हैं स्पेस चार्ज। चार्ज विथ रिस्पेक्ट, द स्पेस चार्ज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्पेस चार्ज जो है मेरे बच्चों वो घटना शुरू हो जाएगा। हेंस द फ्लो ऑफ करंट इन द circuit will increase and reaches a maximum value called saturation current। कि सर इससे ज्यादा करंट हम नहीं दे सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस प्लेट को के पोटेंशियल को पॉजिटिव सेंस में आसमान में लेके चले जाइए तो अनंत तक ये इलेक्ट्रॉन देता रहेगा। भाई क्या बात कर रहे हो, इस मेटल का कुछ सर्टेन औकात है। सपोज करिए, मान लीजिए कि किसी बहुत अमीर प्राणी के बच्चे का अपहरण हो गया, बहुत मतलब उसके पास 10 करोड़ रुपया है, तो उसके बच्चे का अपहरण हो गया। पहले डिमांड किया गया अपहरणकर्ता के द्वारा कि 1 करोड़ दीजिए, वो देने को रेडी हो गया। फिर कहीं से पता चला उसको, जो अपहरण करता था, कि भैया इनके फादर के पास तो 10 करोड़ है, तो मांग लिया कि बारे में 10 करोड़ दे दो। अच्छा दे दिया भाई। कल होके पता चला यार 10 करोड़ दे दिया, 20 मांग के देखते हैं, कहां से देगा भाई, ये नहीं है। इसका मतलब कुछ मैक्सिमम लिमिट होती है, और वो मेटल के प्लेट की या मेटल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे वर्क फंक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटल। कितना एनर्जी आप एब्जॉर्ब करोगे ये आपकी फिक्स हो चुकी है, ये वो आप निकाल सकते हो, वो आपको निकाल करके लैब में आपको दिया जाता है डेटा के रूप में। आपने कहा अच्छी बात है। इसका मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि इसका पोटेंशियल पॉजिटिव करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन धराधर खिंचाता जाएगा, यहाँ एमीटर में डिफ्लेक्शन आपको बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स अमाउंट तक बढ़ेगा, उसका बाद स्टॉप हो जाएगा। अच्छा यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन कैथोड इज मेड पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, द स्पेस चार्ज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, हेंस द फ्लो ऑफ करंट विल इन द सर्किट विल इंक्रीज एंड रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। अब इससे ज्यादा करंट इस सर्किट में फ्लो होना संभव नहीं है, बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। यहाँ पर फोटोन गिरता रहेगा, मैक्सिमम उतना ही करंट आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा इस सर्किट में। अब देखिए केस 1 और 2 बहुत अच्छे समझ में आ गया। केस 2 में रियोस्टेट नहीं लगाया था, केस 2 में रियोस्टेट लगा दिया, ताकि हम जो रेसिस्टेंस है उसको वेरिएबल बना करके इसको इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज कर सकते हैं। हमको मन करेगा तो हम कैथोड को निगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, कैथोड को निगेटिव चार्ज भी कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से आपने अभी तक समझा है। आगे बढ़ते हैं। स्पेस चार्ज घटा दिए, करंट के फ्लो को बढ़ा दिए, मैक्सिमम वैल्यू पे लेके गए, और उसका नाम रखा हमने सैचुरेशन करंट। आपने कहा सर अच्छी बात है। अब आइए इसको रहने देता हूं मैं। केस 3 देखिएगा सर, when cathode is made
व्हेन कैथोड इज मेड निगेटिवली चार्ज्ड। ये तो सर जरा सा सुनने में अजीब लग रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, नहीं समझ में आया 11th में आप तो थोड़ा सा वेट करिए, 12th में जाने का आपको समझ में आएगा। आपने कहा अच्छी बात। अगर मैं फिर से वही घिसा पिटा हुआ इवैक्यूएटेड चैम्बर बनाऊं, इसके ऊपर यहाँ पर क्वार्ट्ज विंडो लगा दूं ताकि आपका फोटोन जो है बहुत ही प्यार से आके मेटल के सरफेस को हिट कर सके। यहाँ मेटल, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर अमीटर। आपने कहा सर इतना सारा कॉन्सेप्ट क्या करोगे भाई। चलिए, अगर मैं अब बोल रहा हूं आपको, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये रियोस्टेट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो कैथोड को हमने और ज्यादा निगेटिव चार्ज कर दिया। मैं यहाँ 4 निगेटिव चार्ज दिखा देता तो आपको समझ में आए, और इस पे एक के निगेटिव चार्ज। अब ज्यादा निगेटिव किस तरफ? उस तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, और आपने फैन की तरह इसको ऐसे घुमा दिया कि अचानक से निगेटिवली चार्ज हो गया, तो यहाँ पर आकर के कहीं क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा। क्यों? पहले यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पकापक खींच रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? अचानक से इसको दे विल फील रिपल्सन, दे विल फील गेटिंग रिपेल्ड बाय दिस प्लेट, क्योंकि ये प्लेट पहले से निगेटिव चार्ज है। हाँ या ना? ठीक है सर। अब देखिए, इस समय का जो पोटेंशियल होगा, द मिनिमम पोटेंशियल फॉर विच द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट स्टॉप्स। ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से। द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ कैथोड with respect to anode, for which the flow of electron in the circuit stops, रुक जाता है, is called, आप ही ने वो पोटेंशियल अप्लाई किया था रियोस्टेट की मदद से, याद करिएगा, is called the स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। वाओ, मजा ही आ गया सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। अच्छा, मजा तो आ रहा है ना जो कहो। केस 1 केस 2 से ज्यादा मजेदार है केस 3। ये पहले पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव को बढ़ाया था तो करंट बढ़ के सैचुरेशन तक पहुंचा। इसको हमने जैसे ही निगेटिवली चार्ज कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू दिस, ले मैटर फंस गया। व्हेन द रिसीवर प्लेट इज मेड negatively charged with respect to the emitter plate, the current will stop flowing in the circuit and that minimum potential। अब इससे बड़े तो हर पोटेंशियल पे करंट रुका ही रहेगा, लेकिन पहली बार कहाँ रुका? जो सबसे छोटा वाला पोटेंशियल आपने अप्लाई किया था। आपने कहा सर अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। यहां से जेई वालों को कुछ पूछा जाता है, आप लोग को नीट वालों को नहीं पूछा जाएगा, जेई वालों को कुछ पूछा जाता है। देखते हैं क्या। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से अगर लेक्चर को पढ़ रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठे हैं, सब बुझा गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा अच्छी बात। चलिए, रिफाइनमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट मेड बाय आइंस्टाइन। जो भी करते थे बहुत बढ़िया करते थे, खूब ज्ञान था उनके पास। चलिए, रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना भाई। आपके लिए कोई एफर्ट लगाए, कुछ भी सिखाए, एबीसीडी ही सिखाए दुनिया में, अच्छी चीज बस सिखाए, तो वो रिस्पेक्ट का पात्र है, आपके लिए करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लिख रहे हैं, अच्छा, निगेटिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। आपने कहा अच्छी बात। और यहां मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। यहां पर लिखा हो सकता है रिसीवर प्लेट, यहां लिखा हो सकता है एमीटर प्लेट। आपने कहा ठीक। ध्यान से देखिएगा, जो कन्वेंशनल कर्व बना, इस एक्सिस पे हम लोग रख रहे हैं फोटो करंट को। कौन सा करंट? फोटो करंट, क्योंकि लाइट के या फोटोन के एप्लीकेशन से निकलने वाला करंट फोटो करंट। और इस एक्सिस पे हम लोग ऑब्वियसली किस चीज को रखेंगे? पोटेंशियल को। आपने कहा कि हाँ सर बिल्कुल रखेंगे। अब देखिए, यहां से करंट बढ़ना शुरू होगा, जैसे जैसे आप पॉजिटिव कर रहे थे क्या हो रहा था? करंट बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बिल्कुल बढ़ रहा था सर। यहां से बढ़ रहा था और थोड़ी देर के बाद जाके एक फिक्स वैल्यू पर ऐसे I1 फिक्स हो जा रहा था।
तो ये जो वैल्यू है अब ये बदल नहीं रही है, तो यही क्या थी आपकी सैचुरेशन करंट। देख लीजिए कि आपको सैचुरेशन करंट किस पार्ट ऑफ द ग्राफ में दिख रहा है, उस पार्ट में जहां कैथोड पॉजिटिवली चार्ज था विथ रिस्पेक्ट टू एनोड। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। दूसरा केस देखिए, आपने मैक्सिमम करंट किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए आपने निकाल लिया, अच्छा सर, कोई दूसरा भी आपने फिर से बढ़ा दी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। एक बात और ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी या एमिटेंस कहते हैं, इंटेंसिटी और एमिटेंस, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, अच्छा हुआ याद आ गया। और दूसरी है फ्रीक्वेंसी। ये अगर आपके मेटल का सरफेस है, दिस इज योर मेटल सरफेस, इस पर इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब है कि पहले इतनी दूर में अगर 15 फोटोन गिर रहे थे तो अब यहाँ 50 फोटोन आप गिरा दो। जैसे एक अभी सोलर वाला लैंप आता है, इसे घुमाते जाओ, चमक बढ़ती जाती है। चमक या ब्राइटनेस इज एसोसिएटेड विथ इंटेंसिटी। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो गिरने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ेगी। अगर फोटोन की संख्या बढ़ी तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा। ठीक बात है सर, फोटो करंट बढ़ेगा। लेकिन याद करिए, किसी भी फोटोन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। फोटोन बढ़े लेकिन सारे फोटोन है तो उसी फ्रीक्वेंसी के, तो अभी भी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा सेम काइनेटिक एनर्जी से निकल रहा होगा, लेकिन ज्यादा निकलेगा। अब जो है वो संख्या में ज्यादा होगा, तो संख्या में ज्यादा होगा तो ज्यादा बहाव होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का, तो उनकी क्या बढ़ जाएगी, तो उनका जो करंट है वो बढ़ जाएगा। आपने कहा अच्छी बात। लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तभी क्या बढ़ेगी सर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, इंटेंसिटी विल नॉट इंक्रीज, if we increase intensity it will not increase the kinetic energy, but if we increase the frequency it will increase the kinetic energy। आपने कहा ठीक है सर। तो यहां पर आप इंटेंसिटी बढ़ाए, आपको करंट मिला I2, अच्छा सर, इंटेंसिटी बढ़ने के बाद। तीसरे में देखिए I3, और अब इस ग्राफ को उल्टा पढ़िए, चाहे करंट कितना भी हो सैचुरेशन करंट, अब उल्टा आइए। जैसे ही हम कैथोड को निगेटिवली चार्ज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनोड, देखिए करंट धीरे धीरे कम होने लगा, होने लगा, होने लगा, और एक मिनिमम पोटेंशियल पे जाके अका हुआ होगा, समझ गए आप, एक मिनिमम पोटेंशियल पे जाके करंट में रुक गया है। तो ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम भी नॉट कह रहे हैं। दिस इज नथिंग बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये देखिए घुटना जैसा शेप है ना इसका, घुटना जैसा, नी कर्व बोलते हैं। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं है कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। एक बात और है जो इसमें पूछी जा सकती है नीट के लेवल पे, इससे ज्यादा पूछना तो खैर भैया संभव नहीं है। मेरा चैलेंज आप याद रखिएगा, कभी भी नोट्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ छोड़ता ही नहीं, कहां से आएगा। आपने कहा अच्छी बात। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक आखिरी बात है कि मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे उनका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे सर टोटल एनर्जी -5। अच्छा सर, बढ़िया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए कि जब जितनी एनर्जी थी उस समय जब भी नॉट अप्लाई किया गया तो सारी काइनेटिक एनर्जी गायब हो गई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन ऑल्सो बी गिवन एज ई टाइम्स वी नॉट। याद करिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे ही आए सारी काइनेटिक एनर्जी हवा हो गई, इलेक्ट्रॉन रुक गया था, इसका मतलब कि ये एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा जितना ये है उतना ही ये। किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो अब मजा आने वाला है आपको। आप कहेंगे कि इफ वी आर इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट किया है, यू विल गेट EV नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा सर, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और एक फॉर्मूला यहाँ पे साइड में डिराइव कर ही लेता हूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी -5 अगर आप करोगे
तो जो E की वैल्यू है, चलो यहीं पे इसको एक साथ मर्ज कर देता हूँ दोनों को, तो V नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। आराम आराम से देखो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाई ई। आपने कहा अच्छी बात है सर, तो आप V नॉट निकाल सकते हो सर। यू कैन फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल एट विच, अगर आपको मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाए, इंसिडेंटिंग रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी मिल जाए, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो आप जानते ही हैं। आपने कहा सर अच्छी बात है, अगर हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करें, जो कि हम करना चाहेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे V नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ई लेमडा माइनस एच सी बाई ई इंटू लेमडा नॉट। क्यों सर, इस इक्वेशन को देखिए, न्यू के जगह खाली क्या पुट किया है, सी बाई लेमडा, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से ही इसको लेकर के मैं आगे बढ़ाऊं, इसमें से डिवाइडेड बाई ई कर दिया और न्यू की जगह क्या रख दिया, सी बाई लेमडा, और सी बाई न्यू नॉट की जगह सी बाई लेमडा नॉट। आपने कहा ठीक है, सुंदर। चलिए अब मैं बोलूं आपको कि प्लॉट अ कर्व बिटवीन V नॉट दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड 1 बाय लेमडा। आप कहेंगे सर अब तो हलवा हो गया सर, ये y है, ये देखिए 1 बाय लेमडा आपका क्या है, यहाँ पे मान लो 1, तो 1 बाय लेमडा आपका x हो गया, इसका मतलब ये स्लोप है, और ये आपका प्लस c, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका y इंटरसेप्ट। मजा ही आ गया सर। देखिए अब आप यहाँ से इस एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं पोटेंशियल को, अच्छा V नॉट को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और यहां से हम लोग फिर से कर्व खींचेंगे यहाँ। इस बार ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या होगी सर, तो आप कहेंगे सर एच सी बाई ई लेमडा नॉट, यही आपका इस बार का वाई इंटरसेप्ट, ये वाला पार्ट जो कट रहा है वाई पे। आपने कहा ठीक है, यहाँ पर स्लोप क्या होगा सर, याद रखिए ये कर्व है 1 बाई लेमडा के साथ, तो 1 बाई लेमडा अपना एक्स है, तो ये एच सी बाई ई हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, पहला कर्व में क्या था, स्लोप सिर्फ एच, लेमडा के साथ प्लॉट किया तो स्लोप क्या था, एच इंटू सी, और जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ प्लॉट किया तो एच सी बाई ई। यही सब आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट की वैल्यू निकालिए, आप क्या कहेंगे, y जीरो हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा, एच सी बाई ई लेमडा इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट। इसका मतलब ये पॉइंट अभी भी क्या है, 1 बाई लेमडा नॉट। आपने कहा सर हाँ, अब क्लैरिटी आ रही है, बहुत बढ़िया से क्लैरिटी आ रही है कि सर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं, बहुत जल्दबाजी में, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया था, और इसके अंदर उन्होंने सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की थी। आइंस्टाइन ने जब इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया तो उन्होंने सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बात की, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शब्द मार्केट में आया। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई तो हमने वर्क फंक्शन की बात की कि मेटल एक सर्टेन अमाउंट तक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में फोटो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। जो अच्छे वाले मेटल है, एक्टिव मेटल है, वो तो किसी भी फ्रीक्वेंसी, मतलब इंसिडेंटिंग लाइट के फ्रीक्वेंसी, विजिबल लाइट के फ्रीक्वेंसी पे भी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते हैं। बट टंगस्टन जैसे मेटल जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कोर से ज्यादा बंधे हुए होते हैं डीपली, वो इतनी आसानी से इजेक्ट नहीं करते हैं। जब आप कैथोड रे से भी इवन हीटिंग करते हो, जिनके पास मास होता है, तब भी वो सरफेस हीट हो जाता है, वहां से एक अननोन रे निकलती है जिनको एक्सरे कहते हैं, एक्सरे कहते हैं। अच्छी बात है सर। गैसियस फेज के एटम से इलेक्ट्रॉन का निकलना आयनाइजेशन है, सॉलिड फेज से उनका निकलना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टोटल एनर्जी दो भागों में बढ़ती है, एक वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और हम सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको दिखा चुके हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं। अगले लेक्चर में 2-3 अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, देन वी विल स्टडी black body radiation. Thank you for watching the video. Please share with your friends if you want to learn the core and crux of chemistry. अभी तो वो आया नहीं है केमिस्ट्री पूरी तरह से, ये तो फिजिक्स का पार्ट है, बट जब हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो इतना ही मजा आएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड नाइट, शुभ रात्रि।